और अब वो शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत और सबसे पहले प्राइम एट 4 की आज की खास खबरें आपके सामने रख रहा हूं। अहमदाबाद का मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाला इलाका कैसे मिट्टी में मिला दिया गया आपके सामने आज रखूंगा। प्राइम एट 4 आज आपको बताएगा बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। आखिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सोशल मीडिया पोस्ट से खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं लोग। इसके साथ ही आज आपको दिखाएंगे आगरा में 2 ट्रक कैसे अचानक चलते चलते आग का गोला बन गए। और प्राइम एट 4 ये भी बताएगा कि जामनगर में स्टंटबाजी ने कैसे युवक की जान ले ली। लोग पता नहीं क्यों नहीं सतर्क हो रहे। बुधवार चंडोला तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर गरजा। अगले 3 दिन तक ये डेमोलिशन ड्राइव जारी रहेगी और इस बार करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन मुक्त कराई जाएगी। आज सुबह 7 बजे से ही नगर निगम के बुलडोजर पहुंचे और उन्हें एक के बाद एक वहां बने अवैध घरों को तोड़ते देखा गया। प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे दिया था। चंडोला तालाब पर अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को बसाया गया था। पहले चरण में 4000 अवैध निर्माण हटाए गए और 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन खाली कराई गई। अहमदाबाद में बांग्लादेशियों के खिलाफ यह बड़ी मुहिम है। अब तक 200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का लल्ला बिहारी जो करीब कुछ वर्षों पहले 30 वर्षों पहले अहमदाबाद पहुंचता है और यहाँ पर झाड़ू बेचने का काम करता है। लेकिन झाड़ू बेचने का काम करते करते वो अहमदाबाद के इस मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले चंडोला तालाब इलाके का इस तरीके से इस गोरख धंधे का इतना बड़ा माफिया बन जाता है कि वो यहाँ पर बांग्लादेशियों को पनाह देना शुरू कर देता है। करीब जानकारी के हिसाब से 1-1 लाख रुपए एक व्यक्ति से वो वसूलता था, उन्हें रोजगार देता था, उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें भारतीय नागरिकता तक दिलाता था और साथ ही साथ बात करें तो बिजली पानी का कनेक्शन तक वो जो दिलाता था। जैसे ही बाप बेटे दोनों अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की हिरासत में आए उसके बाद लल्ला बिहारी के सभी गोरख धंधों पे से एक के बाद एक पर्दा उठना शुरू हुआ। तो लल्ला बिहारी ने जिस चंडोला तालाब पर एक साजिशन तौर पर मिट्टी डालकर, पानी में मिट्टी डालकर जमीन बनाकर कब्जा करने का काम शुरू किया था, अब उस पर डिमोलिशन का काम जो वो शुरू किया गया है। ये सेकेंड फेज का डिमोलिशन ड्राइव है जो चंडोला तालाब इलाके में किया जा रहा है। पहले चरण में आपको बता दें अप्रैल महीने में करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर जमीन को पूरी तरह से खाली करा दिया गया था। अब दूसरे चरण में आने वाले 3 दिन के भीतर जो है करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर जितनी जमीन पे जो अवैध कब्जा हुआ है उसे खाली कराया जाएगा। आपको बता दें कुल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक 90 के दशक से अब तक कुल 4 लाख वर्ग मीटर की जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को पनाह दी जा रही थी। अब इस जगह को पूरी तरह से खाली कराकर यहाँ का ब्यूटिफिकेशन कराकर इस चंडोला तालाब को अहमदाबाद के काकरिया तालाब की तरह एक डेवलप किया जाएगा और ब्यूटिफिकेशन के बाद उसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह खुला भी कर दिया जाएगा। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हितेन मिलानी, टाइम्स नाउ नवभारत। और अहमदाबाद में यूपी से आए एक शख्स ने न सिर्फ चंडोला तालाब पर मिनी बांग्लादेश बसा दिया बल्कि एक बड़ा भूमाफिया बन गया। रहने वाला यूपी का नाम रखा हुआ है लल्ला बिहारी। बहरहाल लल्ला बिहारी उर्फ महमूद पठान का यूपी से ताल्लुक है और 90 के दशक में वो यूपी से अहमदाबाद में आकर बसा। लल्ला का बांग्लादेशियों को बसाने का यह धंधा था। बांग्लादेशियों के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता था, आइडेंटिटी कार्ड्स उनको मुहैया कराता था। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए घुसपैठियों को यहां वैलिड दिखाया जाता था और उनको काम दिलाया जाता था। चंडोला तालाब पर पूरी एक बांग्लादेशियों की बस्ती बसा दी गई थी। किराए पर मकान देने से ही 10 से 12 लाख रुपए की कमाई होती थी। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के नाम पर भी न जाने कितने वसूले जाते थे। 3 लाख स्क्वायर मीटर जमीन पर कब्जा था और इसको फेजेज में हटाया जा रहा है। अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 300 किलोमीटर के वायडक्ट का काम पूरा कर लिया गया है और इसका एक वीडियो भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का निर्माण करवा रही है। गुजरात में सूरत के पास 40 मीटर लंबे फुल स्पैन बॉक्स गर्डर के सफल लॉन्चिंग के साथ ही 300 किलोमीटर के वायडक्ट का काम पूरा हो गया। पिलर वायडक्ट लगाया जाता है और उसके बाद इसी पर ट्रैक बिछाया जाता है। इस ट्रेन का काम कैसे कहां तक पहुंचा है उसको थोड़ा और विजुअलाइज कर पाएं आप, ये जरा इसको हम आपके सामने रखते हैं। कब तक ये बुलेट ट्रेन आपके सामने शुरू भी हो जाएगी जिसमें आप बैठ भी सकेंगे वो भी आपको बताता हूं। साबरमती से मुंबई के बीच में ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही उसके डब्बे आप देख नहीं पाएंगे अगर खड़े रहेंगे तो एकदम आपके सामने से सट से निकल जाएगी। ट्रेन कुल 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बुलेट ट्रेन के ट्रैक का 71% काम पूरा हो गया है। 2026 के आखिर तक इसका ट्रायल संभव है। ट्रैक के 24
जो ब्रिज बनने हैं उनमें से 14 तैयार हो गए हैं। ट्रेन में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे वो बड़े हाईटेक होंगे, यहां तक कि अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम भी लगा होगा। अलग अलग थीम पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सितंबर 2017 में यह प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और गुजरात के सूरत में सिविल अस्पताल का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। एक शख्स अपने परिजन के इलाज के लिए रात में इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचा तो स्टाफ सो रहा था। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक शख्स अपने परिजन को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा था। मरीज बेहद दर्द में था लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद गुस्से में इस शख्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब इस वीडियो में देखिए, टी शर्ट पहने ये डॉक्टर साहब सो रहे हैं, साथ ही बैठी मैडम आंखें मीच रही हैं। અત્યારના પેશન્ટ હેરાન થાય છે, ઇમરજન્સી વોર્ડમાં હું લાવ્યો છું। આ બધા ડોક્ટર અહીંયા બેઠા છે, આ પોઝિશન અહીંયા ચાલી રહેલી છે। अचानक से इस तरह से वीडियो बनाते देख पूरे इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। दिखाने के लिए डॉक्टर साहब तुरंत मरीज के पास भी पहुंचे, लेकिन वीडियो बनने से वो नाराज हो गए और सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, डिलीट करना हो तो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, पुलिस केस में कर देने का मेरे खिलाफ। दो इधर दो, वो दो तो आपको कोई तकलीफ हो मैं इधर ही हूँ। लेकिन अपना वीडियो बनता देख पूरे स्टाफ को ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उनकी पोल खोल दी और आनन फानन में वीडियो बनाने वाले शख्स को ही टारगेट करने की कोशिश शुरू हो गई। और जब बात नहीं बनी तो पुलिस की धमकी देने लगे। बना लो, जहाँ देना है वहाँ दे दो, मेरा भी बना लो, हाँ। पेपर में दे दो। मैं तुमने भी साहब कीधु। मामला जब बढ़ा तो पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया और पूरा मेडिकल स्टाफ वीडियो बनाने वाले शख्स को धमकाने लगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी डॉक्टर ने मरीज का हाल नहीं पूछा और शायद यही कारण है कि लोगों का सरकारी अस्पतालों से भरोसा कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डीएनए को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला तब गर्मा गया जब 16 मई को समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और इसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए। डीएनए पर सवाल उठाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए और इसके बाद दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर दिया गया था, लेकिन बीजेपी और सपा के नेताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार तेज। डीएनए को लेकर सपा और बीजेपी में जो जंग सोशल मीडिया पर छिड़ी थी वो पोस्टर वार में तब्दील होती दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अच्युत पांडे, एक पोस्टर उन्होंने 1090 चौराहे पर लगाया है जिसमें अखिलेश यादव से माफी मांगने की बात उन्होंने कही है कि अखिलेश यादव माफी मांगो, अभद्र टिप्पणी बंद करो, शर्म करो, शर्म करो। डीएनए को लेकर जो समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से जो चीजें लिखी गई थी उनको लेकर तमाम बयान बीजेपी के नेताओं के आए। मुख्यमंत्री ने भी उसमें अखिलेश यादव को हिदायत दी और अखिलेश यादव भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को नसीहत देते नजर आए। और अब जो टिप्पणी की गई थी एक्स हैंडल के जरिए उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में विचारों का विरोध तो होता है लेकिन व्यक्तिगत हमले और किसी के परिवार पर हमले नहीं होते हैं। यही बात बीजेपी के तमाम नेताओं के बयानों में देखी जा रही है और इसीलिए अखिलेश यादव से बीजेपी के कार्यकर्ता माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे और बड़े होते जा रहे हैं। इस बीच ये भी पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के बाद जल्द बांग्लादेश जाने की प्लानिंग में थी। जांच के दौरान बांग्लादेश के वीजा के लिए ज्योति मल्होत्रा का एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मिला है। हालांकि इस फॉर्म में तारीख नहीं है कि वो बांग्लादेश हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से डिटेल भरे गए हैं उससे एजेंसियां अंदाजा लगा रही हैं कि हाल ही में भरा गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही इसे भरा गया होगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ज्योति की बांग्लादेश की यात्रा का आवेदन इस बात का शक बढ़ा रहा है कि वहां भी इसकी कई महत्वपूर्ण लोगों से मीटिंग फिक्स की गई होगी। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी, कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयां जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयां जो वो लिख के गई हैं, ये दवाई एक महीने की दवाई है, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई है, उनसे एक मंथ में डिस्कस बात कर लेना, लव यू, खुश रहो, इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिख कर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके
वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी हैं, क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे। और फोटोज देख सकते ज्योति की, इसमें पीएनबी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिस पे ताला लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है, जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्थ से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे, और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे, और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हजारों ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसी लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, हिसार। और इस बीच ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी एक और खबर आ रही है। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा को सीधे आईएसआई के अधिकारी हैंडल कर रहे थे और असाइनमेंट सीधे आईएसआई दे रहा था। जांच के दौरान ज्योति की आईएसआई अधिकारी हसन से चैट भी सामने आई है। सूत्र बता रहे हैं कि हसन से ज्योति से कोडवर्ड में ज्योति से बात की थी हसन ने। जानकारी के मुताबिक आईएसआई का अधिकारी ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहता था। हसन ने ज्योति से पूछा था कि क्या अटारी बॉर्डर पर किसी की खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री हुई है। दरअसल हसन के निशाने पर भारतीय एजेंट्स थे। और ये जो चैट है वो क्या इंडिकेट कर रही है ये समझना बड़ा आवश्यक है। ज्योति को अब तक आप पहचानने लगे होंगे। अब ये देखिए जरा क्या कहा गया है। तुम अटारी गई, वहां कोई अंडरकवर एजेंट था जिसे खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री मिली हो। ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई भारतीय जासूस उस रास्ते से आगे गया, भेजा गया। प्रोटोकॉल किस किस को वहां दिया गया था, अली हसन पूछ रहा है ज्योति मल्होत्रा से। और ये इधर से किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। ज्योति मल्होत्रा इस सवाल का जवाब दे रही है कि किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। और फिर इस तरीके से इन बातों को अगर आप जोड़ें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्योति मल्होत्रा सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थी, केवल वो ट्रैवल ब्लॉगर नहीं थी, बल्कि वो आईएसआई के साथ संपर्क में थी। आईएसआई के लोग आप जानते ही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान हाई कमीशन में उसको बुलाया गया था। स्पेसिफिकली उसको बुलाकर दावतों में बुलाया जाता था, उससे वहां पर वहां के ऑफिसर्स मिलते थे। उन्हीं ने जब पाकिस्तान ये गई तो आईएसआई एजेंट्स के साथ इसकी मुलाकात फिक्स कराई और उसके बाद सीधे असाइनमेंट्स मिलने लगे। यहां पर या उसको अंदर लेकर आना था, अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, अपने रूम में दोनों को बिठा देना था, अभी लगे रहो। ये अली हसन बात कर रहा है। अब ये कई चीजें इसमें ऐसी भी हैं जो हो सकता है कि रिप्लेस किए गए हों वो वर्ड्स जिनको कोडिफाई किया गया है। मसलन गुरुद्वारा था या कुछ और था, यू नेवर नो। और यहां पर नहीं, वो इतना नासमझ नहीं था। मतलब उन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं और इन बातों में से बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सप्लिसिट है, सीधे समझ में आ रहा है, और बहुत सारा ऐसा भी है जो असल में कोड लैंग्वेज में है। और अब आपको बताता हूं कि आईएसआई ऑफिसर और ज्योति के बीच में चल क्या रहा था। व्हाट्सएप चैट का ये हिस्सा तो मैंने आपको दिखाया कि यहां पर अंडरकवर एजेंट के बारे में बात हो रही थी और क्या दोनों के बीच में चीजें चल रही थी। इस सब के बीच में उधर सिंधु जल संधि पर क्या करने वाला है भारत, वो जानना बड़ा जरूरी है। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, कितना पानी जाएगा उधर नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले संजय राउत को शरद पवार ने क्या नसीहत दी। शरद पवार ने संजय राउत को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकल पॉलिटिक्स न करें। पवार ने याद दिलाया कि वो पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र में भेजे गए डेलीगेशन के सदस्य थे। संजय राउत ने सर्वदलीय डेलीगेशन की तुलना बारात से की थी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधायकों की क्षेत्रीय विकास निधि में भारी कटौती की है। अब विधायकों को विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की जगह सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। यूसुफ पठान की जगह संसदीय प्रतिनिधि मंडल में अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। सीएम ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को नॉमिनेट किया है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है।
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर एक्टिव नजर आए। केजरीवाल ने पार्टी के छात्र संगठन को रिलॉन्च किया। छात्र संगठन का नया नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी एसएपी रखा है। इस मौके पर केजरीवाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन पावर कट होने लगा है। रेलवे टिकट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जन जन तक पहुंचाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। टिकट पर पीएम मोदी की फोटो छपने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो सारे लोग जो राजनीति नहीं होनी चाहिए वाला ज्ञान बांट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्ट पर बीजेपी के सोशल मीडिया पर रेल टिकट पर होर्डिंग पर जो नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवा रहे हैं, जो कमांडो बन खड़े हैं, यह किस श्रेणी में आता है, राजनीति या कीर्तन? राजनीति या कीर्तन? बहरहाल सोर्सेस के हवाले से एक खबर आ रही है, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की अपील पर विचार नहीं होगा। सिंधु जल संधि अब बहाल नहीं की जाएगी। सिंधु जल संधि को अब रीनेगोशिएट करने के बाद ही लागू किया जाएगा। भारत के हितों को लेकर फिर से संधि होगी। पहले संधि गुडविल और फ्रेंडशिप के तहत थी। पाकिस्तान ने हर बार भारत का भरोसा तोड़ा। आज की जरूरतों के मुताबिक जल संधि होगी। 8 मई से 10 मई के बीच पाकिस्तान से दागे गए बॉम्ब्स का एलओसी के इलाकों में मिलना अब भी जारी है। अब पुंछ इलाके में पाकिस्तान की तरफ से दागा गया एक बॉम्ब मिला है, जिसे सेना की बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया है। सिंगापुर और हांगकांग में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस समय देश में कोरोना के 253 मरीज हैं। इनमें से 53 मुंबई में हैं और कल कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक भी हुई थी और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कहा गया था कि कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि जो 253 मरीज मिले हैं, किसी में भी कोरोना के गंभीर लक्षण मौजूद नहीं है। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस क्यों खतरे की घंटी हैं, उसका कारण भी आपको बता देते हैं। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, इन जगहों पर अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। चीन में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। सिंगापुर में 19 दिन में 3000 नए केस आए हैं। सिंगापुर में कोविड के 14,000 मरीज, हांगकांग में 81 केसेस रजिस्टर किए गए हैं और 30 लोगों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है। चीन और थाईलैंड में कोविड का अलर्ट जारी है। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN1 इस बार देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेरिएंट खतरनाक नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। और आगे आपको इसकी साइबर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। नाडियाड से आरोपी को ATS ने गिरफ्तार किया है। यह देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया है। भारत सरकार की वेबसाइट टारगेट करने का आरोप है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साइबर अटैक का आरोप है। आधार कार्ड की वेबसाइट भी हैक करने की कोशिश उसने की थी। दिल्ली सरकार की तरफ से अगली खबर, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई हल नहीं निकलने के बाद आज एक बार फिर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग लगातार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर डटे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। उनका आरोप है कि निजी स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। परिजनों का आरोप है कि सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकला है और उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आज भी सिविल लाइन DOE के बाहर आप देखिए तमाम स्कूली छात्र जो हैं, जिन्हें परेशानी हो रही है, उनके पेरेंट्स जो हैं इस वक्त आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि लगातार ये मामला चल रहा है। सीएम ने भी इसमें बातचीत की थी आप लोग से, क्या कोई हल नहीं निकल पाया? कोई हल नहीं निकला। सीएम से हम पर्सनली भी जाके मिल के आए, अपनी कंप्लेंट्स दे के आए हैं, बट ग्राउंड रियलिटी है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कोई स्कूल सीएम साहब से भी नहीं डर रहा, ना ही कोई एजुकेशन मिनिस्टर एक्शन ले रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग टेक ओवर करेंगे अगर किसी स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो, बट क्या आज तक कोई आप लोग भी लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, सीएम से बात हुई, एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, लेकिन कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैम, हमेशा स्कूल को एक नोटिस देकर पेरेंट्स को लॉलीपॉप दी जा रही है। आज किसको नहीं पता, क्या शिक्षा मंत्री को नहीं पता, मुख्यमंत्री को नहीं पता या शिक्षा विभाग को नहीं पता स्कूल के अंदर किस तरीके से कमर्शियलाइजेशन की जा रही है। आज स्कूल के अंदर अगर हम एडमिशन का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कह के सीट खाली नहीं है, और डोनेशन देते सीट खाली हो जाती है। आज स्कूल बुक्स के लिए, स्कूल बैग्स के लिए, आज यूनिफॉर्म के लिए स्कूल के अंदर पेरेंट्स को लेने के लिए बाधित किया जाता है। क्या DOE को नहीं पता? आज हमने अगर अपनी शिकायत दी है, प्रूफ के साथ शिकायत दी है, एक नोटिस देकर फाइल को बंद कर दिया गया, क्यों? फी हाइक करी गई, 3 बार स्कूल को नोटिस दिया गया, हमेशा फाइल को बंद कर दी गई, क्यों? हालांकि दिल्ली में तो चलिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन क्या ये समस्या दिल्ली भर की है? क्या ये NCR की नहीं है या दूसरे बड़े शहरों की नहीं है?
क्यों इस बारे में सरकारों की तरफ से सोचा नहीं जा रहा है। और पाकिस्तानी जासूस गजाला से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पूछताछ के दौरान गजाला का सनसनीखेज खुलासा। इस केस में भी दानिश का नाम सामने आया है। दानिश ने पहली बार वीजा में कमी बताकर गजाला से संपर्क किया था। गजाला पाकिस्तान जाना चाहती थी, इसलिए वो पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंची, जहां पर दानिश पहले से तैनात था और दानिश ने उसे सॉफ्ट टारगेट समझा। पहले से शादीशुदा दानिश ने गजाला को शादी का झांसा दिया और अपने जाल में फंसा। खुफिया जानकारियां उससे जुटाने लगा। आज से करीब 5 साल पहले गजाला के पति की कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी और उसकी मजबूरी और गरीबी का फायदा ISI ने उठाया। और खास तौर से हाई कमीशन में तैनात ये जो शख्स है दानिश, ये तो कई मामलों में इसका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। दानिश न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा वाले मामले में भी एक कॉमन फैक्टर है, बल्कि यहां गजाला वाले मामले में गजाला से पूछताछ में कई बातें सामने आई। उसने कबूला और काफी कुछ बताया। उसने ये कहा कि मैं गजाला ने पूछताछ में ये बताया कि मेरे पति की कोविड में डेथ हुई थी और मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। क्या क्या बातें उसने बताई और कैसे इस मामले में दानिश एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए। मैं गजाला, मेरे पति की कोविड में मौत हो गई थी। मैं पहली बार फरवरी में पाकिस्तान हाई कमीशन गई और दूसरी बार मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। पहली बार जब मैं पाकिस्तान हाई कमीशन गई तो मुझे वहां पर वीजा डेस्क पर दानिश नाम के एक पाकिस्तानी अधिकारी मिले। उन्होंने मेरे बारे में सारी जानकारी पूछी और मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैं कागजी कार्रवाई करके वहां से निकल आई। मेरा नंबर भी दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी के पास था। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि कुछ वीजा में डॉक्यूमेंट्स की कमी है, एक बार फिर आपको पाकिस्तान हाई कमीशन आना होगा। इसके बाद मैं फिर पाकिस्तान हाई कमीशन गई। उस दौरान हमारी काफी बातचीत हुई और फिर दानिश और मैं एक दूसरे से लगातार बात करने लगे। दानिश ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती है, लेकिन वो मेरे साथ शादी करना चाहता है और वो अपनी पत्नी को इसके बारे में बताएगा भी। उसने मुझे पैसे देने की बात कही मेरी आर्थिक तंगी को देखते हुए, और उसके लिए उसने मुझे UPI के जरिए करीब 20,000 रुपए पहुंचाए। ये पैसा यामीन के जरिए मेरे पास पहुंचा। दानिश जब दिल्ली में इंडिया गेट या कई अन्य जगहों पर घूमने जाते थे, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग या खाना पीना करते थे, तो मुझे उस शॉप का QR कोड भेजते थे।